कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिंडी है। सिंडी यहाँ पर अपनी बहन और मॉम के साथ ट्रिप पर आई है। इसकी मॉम अभी सुपरमार्केट में सामान लेने गई थी और सिंडी अपनी बहन की देखभाल के लिए यहीं पर रुकी थी। यहाँ पर सिंडी अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए अपने बहन पर नजर भी रख रही थी। वो उसे डांटते हुए कहती है कि वो ज्यादा दूर खेलने न जाए वरना वो खो जाएगी। इतने में ही उसकी नजर एक अजीब सी पौधे पे पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे उसका फल तोड़कर खा लेती है, मगर उसका स्वाद काफी अजीब था, इसीलिए सिंडी उसे थूक देती है। इसके बाद वो अपनी बहन को आवाज देने लगती है मगर वो कहीं नहीं दिखती और तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। तो वो ध्यान से देखती है कि किसी परछाई में कोई छिपा हुआ जैसा लग रहा है। वहीं पर से एक आदमी बाहर आता है जो आर्मी के यूनिफॉर्म में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू और बैग लिए था। सिंडी तुरंत समझ जाती है कि ये आदमी उसके बच्चे के लिए आया है। अब वो डर के मारे झाड़ियों में छिप जाती है। इधर ये आदमी सिंडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब उसे सिंडी नहीं दिखती तो वो यहाँ से चला जाता है। अब सिंडी जैसे ही बाहर आती है उसकी बहन आकर उसका नाम ले लेती है। सिंडी घबरा कर उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी वापस आ जाता है और सिंडी को पकड़ लेता है। उसकी छोटी बहन किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और छुप कर सब कुछ देख रही होती है। और अब वो किलर एक झील की तरफ बढ़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी बहन चुपचाप नाव में बैठी है, लेकिन अजीब बात है कि वो उसे कुछ नहीं करता, बस वो उसे देख कर वहाँ से चला जाता है। और तभी इसकी छोटी बहन को उसके बैग से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और तभी वो दौड़कर अपनी बहन सिंडी के पास जाती है, लेकिन वो खून में लथपथ थी। उसका पेट फटा हुआ था, यानी सिंडी मर चुकी है और उसका बच्चा गायब है, यानी वो आदमी सिंडी को मारकर उसका बच्चा ले गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक नए कपल को देखते हैं, रेमन और डार्लिन। ये लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए झील के किनारे जा रहे होते हैं। वहीं डार्लिन प्रेग्नेंट होती है। तभी रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी उसे रोकती है और पुलिस वाला उसे लाइसेंस मांगता है। डार्लिन उस पुलिस वाले को पहचानती थी और वो आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन जब उस ऑफिसर को पता चलता है कि ये लोग वहीं जा रहे हैं जहां सिंडी की मौत हुई थी, तो उसका चेहरा सुन्न पड़ जाता है। वो उसे जाने देता है, लेकिन चुपके से उसका पीछा भी करने लगता है। इधर जब वो कैबिन पर पहुंचता है तो मार्था यहाँ उनका वेलकम करती है। दरअसल मार्था रेमन की बहन होती है। रेमन कहता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और वो मार्था को डार्लिन का ख्याल रखने को कहता है। रेमन के जाते ही हमें वो पुलिस वाले की गाड़ी वहीं थोड़ी दूर पर दिखती है। इधर डार्लिन केविन को देखती है जो काफी गंदा था। वो मार्था से कहती है कि तुम्हें कहीं और नहीं मिला। मार्था कहती है कि इतने कम रेट में झील के किनारे केविन मिलना किस्मत की बात है। अब जैसे ही डार्लिन बाथरूम की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक दरवाजा दिखता है जिस पर डू नॉट ओपन का बोर्ड लगा था। मार्था उसे कहती है कि शायद ये केबिन के मालिक का प्राइवेट रूम है, लेकिन हम लोगों को पता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ और छिपा हुआ है ना। डार्लिन को भी काफी अजीब लगता है कि आखिर ये बंद क्यों है। अब सब काम करके ये दोनों बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से जंगल की ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। मार्था एक चाकू लेकर चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। डार्लिन एक पुरानी फोटो देखती है जहाँ पर वो पुलिस वाला और एक आदमी था। मार्था बताती है कि वो आदमी केबिन के मालिक है और वो उस शरीफ का पुराना दोस्त भी है। और तभी यहाँ दरवाजे पे कोई आता है। मार्था पूछती है कि वो कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और जब वो दरवाजा खोलती है तब उसे यहाँ पर उसके पड़ोसी लोरिटा और उसकी बेटी पैटी मिलती है। वो कहती है कि वो उसकी कार को देखकर उससे मिलने के लिए आई है और वो कहती है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में मार्था और डार्लिन पुरानी फोटो की एल्बम्स को देखने लगती है। मार्था कहती है कि रेमन की पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ उसका अंकल गलत काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम उस पड़ोस वाली की बेटी पैटी को देखते हैं जो रास्ते से कहीं जा रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि उससे शायद कोई देख रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ मार्था और डार्लिन मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। ये लोग समझती है कि शायद वो पड़ोस वाली होगी, लेकिन मार्था जब दरवाजा खोलती है तो सामने वो किलर होता है। वो मार्था को बेहोश कर देता है, तो डार्लिन तुरंत डर कर दरवाजे को बंद कर देती है और तभी वो किलर एक चाकू को उस दरवाजे से आर पार कर देता है, जो डार्लिन के आंख में घुसते घुसते रह जाता है। और तभी यहाँ पर पैटी आ जाती है। वो आवाज लगाती है, लेकिन डार्लिन देखती है कि वो किलर पैटी के पीछे ही खड़ा है। अब जल्दी से वो पैटी को अंदर खींचती है, तो पैटी घबरा कर पूछती है कि आखिर वो कौन है। डार्लिन पैटी से कहती है कि शायद वो मेरा बच्चा लेने आया है। वो कहती है कि खबरों में एक ऐसे आदमी को बताया जा रहा है जो प्रेग्नेंट लेडी से उसका बच्चा चुराता है। डार्लिन उससे पूछती है क्या इस घर में कोई गन है। पैटी उसे कहती है कि हाँ मेरे पापा के पास है, लेकिन वो एक सीक्रेट रूम में है। और तभी वो एक चाबी से उस दरवाजे को खोलती है और अब हमें पता चलता है कि ये रूम पैटी के डैड की है। डार्लिन उस सीक्रेट रूम में देखती है कि
वहाँ पर मांस का टुकड़ा लटक रहा है। पैटी उसे कहती है कि मेरे डैड खरगोश का शिकार किया करते हैं। और तभी डार्लिन को यहाँ पर एक शॉटगन मिलता है और तभी इन लोगों को एहसास होता है कि वो किलर छत के ऊपर है। और तभी लोरिटा दरवाजे से आवाज लगाती है। अब डार्लिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी ऊपर से वो किलर कूद जाता है और लोरिटा को पकड़ लेता है और वो लोरिटा को पकड़कर यहाँ से अपने साथ ले जाता है। पैटी कहती है कि मेरी मॉम की हेल्प करो, तो डार्लिन उससे कहती है कि हम लोग अगर वहाँ गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। वो किलर लोरिटा को बांध देता है और वहीं बाहर में रखता है ताकि उसे बचाने के लिए ये लोग अंदर से बाहर आए और ये उन लोगों का शिकार कर सके। इधर डार्लिन पैटी को छिपा देती है और बंदूक लेकर बाहर जाती है, लेकिन बहुत दिनों से रहने के बाद लेकिन यहाँ पर वो गन जाम हो जाती है और तभी पैटी वहाँ से बाहर आ जाती है और दरवाजे को खोल देती है और तभी वो किलर लोरिटा को एक फंदे से लटका देता है और तभी पैटी यहाँ से दौड़कर अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती है और डार्लिन भी बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वो किलर को देखती है और वो फिर से अंदर आ जाती है। इधर लोरिटा और पैटी दोनों पकड़े जाते हैं। वहीं अंदर डार्लिन गन फायर करती है, लेकिन सारे के सारे शॉट्स बेकार होते हैं और अब वो चाकू उठा लेती है। तभी खिड़की से उस किलर का हाथ अंदर आता है और वो डार्लिन के कान काट देता है। इधर किलर लोरिटा को बांधकर रोड पर लिटा देता है और वो डार्लिन से कहता है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो इसको मार दूंगा। ये सुनकर डार्लिन बाहर आ जाती है और अपने हाथ में एक चाकू छिपा के लाई हुई होती है और वो उस किलर के पास जाकर उसके हाथ में घोंप देती है। अब गुस्से में वो किलर गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो अपनी गाड़ी से लोरिटा का चटनी बना देता है। अब ये देखकर डार्लिन वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं जो कि अब होश में आती है और तभी मार्था को पुलिस की गाड़ी दिखती है और जब मार्था बाहर आती है तो वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी खाली होती है और तभी वो किलर डार्लिन को चाकू के नोक पर पकड़ लेता है। मार्था भी यहाँ पर चाकू उठा लेती है और तभी हम देखते हैं कि शेरिफ भी यहाँ पर आता है, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल होता है। वो उस किलर पर गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि वो डार्लिन को छोड़ दे। अब किलर डार्लिन को छोड़ देता है और तभी मार्था चाकू से शेरिफ के गर्दन को काट देती है और अब यहाँ की सारी सच्चाई हमें पता चलता है। दरअसल वो किलर कोई और नहीं बल्कि रेमंड होता है और मार्था उसकी वाइफ होती है और मार्था उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है, यानी कि रेमंड और मार्था हस्बैंड वाइफ हैं और इन लोगों को डार्लिन से बस एक बच्चा चाहिए था। अब डार्लिन जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डार्लिन का लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब जल्दी से वो कार में बैठती है, लेकिन रेमंड ने पहले से ही कार के वायर को काट दिया था और तभी यहाँ पर एक और कार आती है और डार्लिन की मदद करने के लिए वो कार यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन रेमंड फिर से डार्लिन को पकड़ लेता है। इसके बाद हम अगली सुबह को देखते हैं कि मार्था डार्लिन की डिलीवरी कर रही होती है और साथ ही में वो कहती है कि इस बच्चे को तो जन्म तुम दे रही हो, लेकिन इसकी असली माँ मैं हूँ। डार्लिन उसे कहती है कि प्लीज मेरा बच्चा मुझसे मत लो। मार्था उससे कहती है कि इसका नाम मैं मार्था रखूंगी। डार्लिन समझ जाती है कि पहले वाली कहानी खुद की मार्था की थी। मार्था यहाँ पर माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे डार्लिन का बच्चा चाहिए था। अब डिलीवरी होने के बाद रेमंड यहाँ पर वापस आता है और डार्लिन को वो पीटने लगता है। मार्था उस बच्चे से कहती है कि चलो घर चलते हैं क्योंकि तुम्हारे भाई बहन वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग पहले भी बहुत सारे बच्चे चुरा रखे हैं। रेमंड कहता है कि मैं डार्लिन को नहीं मार सका, बस उसकी आंखें को फोड़ दी है और दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पैटी अभी भी जिंदा है और झील के किनारे में छिपी हुई है और डार्लिन भी जिंदा है। तो यहाँ पर यही इस फिल्म की कहानी है।